दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम गाइस टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट फर्स्ट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन। गाइस हम इसका आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लिबरल अप्रोच से। सपोर्टर्स जो थे वो थे जॉन लॉक, मिल, लास्की, हर्बर्ट एक्सेट्रा। जो ये सपोर्टर्स थे ना, ये लिबर्टी के सपोर्टर्स थे। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था लिबर्टी के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी। तो आप यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना। अब हम पढ़ते हैं। लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जो लिबरलिज्म है इसका मतलब होता है फ्रीडम यानी कि आज़ादी। इंडिविजुअल यानी कि किसी सिंगल पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की आज़ादी। And the word originated from the Latin language liber meaning freedom। और वर्ड उत्पन्न, ऑरिजिनेटेड यानी कि उत्पन्न उससे निकला है, किससे? लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है लिबर, इससे ये वर्ड आया हमारा लिबरलिज्म। और इसका लिबर जो है इसका मतलब होता है फ्रीडम यानी कि आज़ादी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिबरल अप्रोच एम्फसाइज द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जो हमारी लिबरल अप्रोच है ये एम्फसाइज यानी कि जोर देती है, बल देती है किस पर? कंप्लीट फ्रीडम पे, किसी इंडिविजुअल की यानी किसी पर्सन की पूरी तरीके से आज़ादी पर जोर देती है। कौन सी अप्रोच? लिबरल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिबरल अप्रोच टू इंडियन पॉलिटिक्स इज अ वेरिएंट ऑफ द नॉन मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन और सिस्टमैटिक अप्रोच। जो लिबरल अप्रोच है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन की जो राजनीति है उसमें, वो कई प्रकार से, वेरिएंट यानी कि प्रकार से है। कौन से वो उसके प्रकार टाइप्स हैं? वो है नॉन मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन और सिस्टमैटिक अप्रोच। ये दो टाइप्स हैं लिबरल अप्रोच के, यानी कि हम इस नाम से भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर सच एज पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। जो सिस्टम है हमारा, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कंसिस्ट यानी कि उसमें होते हैं सर्टेन कुछ, जो सिस्टम है उसमें कुछ इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं। वो होती हैं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि पहले वाली वीडियो में बताया था, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड होते हैं, मतलब कोई भी एक लीडर होता है उनका, उसका पूरा वो ग्रुप होता है। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो सोसाइटीज वगैरह होती हैं वो सब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूल्स एंड लॉज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। रिक्वायर्ड यानी कि अपेक्षित, यानी कि इम्पोर्टेंट, मतलब की जरूरत होती है। तो इसमें यह है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि जो चीजें हैं उन चीजों को मेंटेन रखने के लिए सही से, कि सारी चीजें सही तरीके से हों, कोई भी गलत काम ना करे, इन सबको मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत थी? रूल्स एंड लॉज की, यानी कि जो कानून वगैरह थे उनकी जरूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे इंटरेक्ट विद सोशल स्ट्रक्चर सच एज कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्राइब एक्सेट्रा। ये इंटरेक्ट करता है किस चीज से? लिबरल अप्रोच का मतलब इंटरेक्ट वो किससे करती है? सोशल स्ट्रक्चर से, जो भी सोसाइटी में होता है, जैसे कि कास्ट यानी कि जो भी जाति वगैरह है उनसे रिलेटेड, लैंग्वेज भाषा से रिलेटेड, रिलीजन यानी कि धर्म से रिलेटेड, ट्राइब यानी कि जो जनजाति है, इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, ये इंटरेक्ट करता है। किससे इंटरेक्ट करता है? लिबरल अप्रोच से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फ्रेमवर्क ऑल्सो केम टू बी नोन एज मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क यानी कि जो ढांचा है, जो हमारा लिबरल अप्रोच का जो ढांचा है, यानी कि वो जिस बेस पर है, उसको हम कई चीज़ों से देखते हैं। यानी कि मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो भी आधुनिकरण, जो भी इस टाइम पे न्यू न्यू चीज़ें जो होती हैं, जो पास्ट से अलग होती हैं, वो सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन। और जो डेवलपमेंट होता है, वो जो भी है सब कुछ, ये पूरा एक फ्रेमवर्क में आता है, पूरा एक ढांचा है लिबरल अप्रोच में। इट्स मेन पर्पस वॉज टू स्टडी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग सोसाइटी। इसका जो मेन पर्पस है, इस चीज को पढ़ने का जो हमारा मेन पर्पस है वो है डेवलपमेंट, यानी कि उदय करना, मतलब किसी चीज को डेवलप करना, मॉडर्न पॉलिटिक्स को,
मतलब जो हमारे पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, जो सोसाइटीज है, उसको मॉडर्नाइजेशन करना, उसको नए तरीके से लेकर आना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट सीज द स्टेट एज डेमोक्रेटिक स्टेट विच रूल ऑफ द पीपल इज इम्प्लीमेंटेड विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो ये स्टेट है ना हमारी, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो रूल है, जो भी कानून वगैरह हैं, जो लोगों पे लगाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेड यानी कि उन पर जो कानून जो लगाए जाते हैं वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो पूरे तरीके से फ्रीडम होना चाहिए, वो अपने देश में कुछ भी बोल सकता है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, राइट होता है उसके पास। ठीक है, फ्री एंड पीरियोडिक इलेक्शन, जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल जो एक पर्सन है उसको ये अधिकार है, उसके पास ये राइट है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है। स्वतंत्र और आवधिक चुनाव, यानी कि वो किसी के भी दबाव में आके वोट नहीं देगा, वो जिसको देना चाहता है वो दे सकता है। अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारी वो एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल, रिस्पॉन्स में जिम्मेदार होना चाहिए गवर्नमेंट को, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो न्यायपालिका, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए अपने फैसले लेने में। रूल ऑफ लॉ एक्सेट्रा, कानून का शासन, यानी कि जो लॉ है मतलब वो रहना चाहिए, ये ना हो कि कोई कानून को माने ना। ये सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक स्टेट में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिस अप्रोच emphasized on political process on independent. This is evident from the writings of रजनी कोठारी, एस Rudolph and F Frankel. ये जो हमारी लिबरल अप्रोच है ना, ये जोर देती है, एम्फेसाइज यानी कि जोर देती है पॉलिटिकल प्रोसेस को इंडिपेंडेंट होने में। जो भी पॉलिटिकल राजनीति की चीजें हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करें, वो आजाद होकर काम करें। इसका एविडेंट यानी कि इसके सबूत हमें देखने को मिलते हैं किसकी राइटिंग्स में, किसकी बुक्स वगैरह इनकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं, रजनी कोठारी की, एस यूडोलॉफ की और फ्रैंकल की। ठीक है, नेक्स्ट है, रेजिस्ट द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस, द बिगनिंग एंड एंड ऑफ पॉलिटिक इज द पर्सन। रेजिस्ट यानी कि विरोध, इसमें ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना उसको अपना इंटरफेरेंस कम करना चाहिए, इसका विरोध किया जाता है इस बात का कि जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की जो लाइफ है उसमें अपना इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत भी इंसान से होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन से होती है, और उस पॉलिटिक्स का एंड भी एक पर्सन पे ही होता है, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स वो तो पर्सन पे ही बेस्ड है ना, जब वो होंगे तभी तो पॉलिटिक्स होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रजनी कोठारी, नॉर्मन पेलमार एंड मॉरिस जोन्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये हैं हमारे कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हैव सब्सक्राइब टू द लिबरल मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव। सब्सक्राइब यानी कि सदस्यता, यानी कि उस चीज के में उन्होंने भागीदारी है, मतलब उस चीज को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। पर्सपेक्टिव यानी कि एक दृष्टिकोण है उनका लिबरल मॉडर्निस्ट को लेके, यानी कि जो हमारी लिबरल जो आज़ादी है उसको, उसका जो मॉडर्नाइजेशन है उसको भी एक आधुनिकरण यानी कि मॉडर्न किया गया है, उसके पर्सपेक्टिव, उनका एक दृष्टिकोण है इसके बेस पर। तो हम पहले पढ़ेंगे थोड़ा रजनी कोठारी के बारे में। रजनी कोठार्स पॉलिटिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू स्टडी पॉलिटिक्स एट इंडिया। जो रजनी कोठारी है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बेस में आते हैं हमारे पॉलिटिक्स में। जब हम स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स की इंडिया के बारे में तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, इनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा, ही एडवोकेट्स दैट द पॉलिटिकल सिस्टम इज रीसाइलेंट एंड इट सर्वाइव्स एंड हिज बुक वाज मेनली फॉलो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। एडवोकेट्स यानी कि वकालत यानी कि श्रेय देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो बहुत साइलेंट है, शांत है, इसीलिए वो सरवाइव कर रहा है, इसलिए वो है। और जो उनकी बुक है वो मेनली किसके बेस पर है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यूजिंग दिस अप्रोच रजनी कोठारी कैटेगराइज्ड कांग्रेस पार्टी ऑफ द 1950s to 1960s एज कांग्रेस सिस्टम। इसी अप्रोच के बेस का यूज करते हुए रजनी कोठारी कहते हैं कि उन्होंने ना कैटेगराइज किया था कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने कांग्रेस सिस्टम बताया था 1950 से लेके 1960 के बीच में, उन्होंने ये कहा था कि ये कांग्रेस सिस्टम था इस टाइम पे। एंड द 1950s to 1960s वाज कॉल्ड एज द एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। एरा यानी कि युग, डोमिनेंस यानी कि उनका प्रभाव था, कांग्रेस का प्रभाव था इस टाइम पीरियड में। उन्होंने ऐसा कहा था, रजनी कोठारी ने ये कहा था कि 1950 से 1960 का जो युग था, जो एरा था, वो कांग्रेस डोमिनेंस था, यानी कि उस टाइम पे कांग्रेस का बहुत प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रजनी कोठारी कमेंटेड ऑन इंडियन मॉडल एज अ सोसाइटी ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिकल सेंटर।
कमेंटेड यानी कि उन्होंने टिप्पणी दी है, रजनी कोठारी ने इस पर कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन मॉडल है एज अ सोसाइटी, अगर हम उसे सोसाइटी के रूप में देखते हैं तो वो डोमिनेंट पॉलिटिकल सेंटर है एक, ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल है वो सेंटर है इंडियन सोसाइटी का, यानी इसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोमिनेंट यानी कि बहुत प्रभावी है। अब हम पढ़ते हैं मॉरिस जॉन्स के बारे में। His focus was on the working of political institution and process to understand the nature of state in India. तो इसमें यह कहा गया है कि जो मॉरिस जॉन्स थे ना, उनका फोकस था, उनका ध्यान किस चीज़ पर था कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं, उनका काम करने का वर्किंग, उनका तरीका, और जो उनका दूसरा फोकस जो था वो था कि जो नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में पॉलिटिकल को लेकर क्या नेचर है, उसके प्रोसेस को समझने में उनका क्या था, मतलब किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती थी, उनका मेनली फोकस इसी चीज़ पर था। ही स्ट्रेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बहुत जोर दिया था किस पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे, यानी कि जो संस्थाएं हैं उनकी डेमोक्रेसी पे, आज़ादी पर। बिकॉज इट ब्रिंग्स द ट्रांसफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि इसी के बेस पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन डिफरेंट लेवल्स पे, यानी कि चेंजेस होंगे कई लेवल्स पर। एंड कैपेबिलिटी यानी कि जो क्षमता है ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, यानी कि इसमें यह है कि जो इंस्टीट्यूशन है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसमें चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक उसकी जो है आर्थिक जो भी स्थिति है, जो सोशल है, उसमें बहुत चेंजेस आएंगे, मतलब इनकी इतनी क्षमता है। वो इस चीज़ पर देखते थे कि क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ला सकता है डिफरेंट लेवल्स पे, क्या उसकी इतनी क्षमता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ड्यूडेलॉप्स के बारे में। ड्यूडेलॉप्स कैरेक्टराइज्ड इंडियन स्टेट इन टू ग्रुप्स, जो ड्यूडेलॉप्स हैं उन्होंने कैरेक्टराइज यानी कि उन्होंने डिवाइड किया है इंडियन स्टेट को टू ग्रुप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड है लेबरर ग्रुप। लेबरर ग्रुप यानी कि जो मजदूर वगैरह होते हैं वो, और ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जिनको जो खुद चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बनाते हैं। दे एनालाइज द स्टेट एज अ मीडिएटर, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने ये बोला कि जो स्टेट है ना, जो राज्य है, वो मीडिएटर है, यानी कि मीडिएटर यानी कि दो लोगों का जैसे कोई काम है, उसके बीच में जो इंसान है, जो चीज़ों की लेन देन करता है, जैसे कि अब एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, और हम हो गए जो नॉर्मल जो चीज़ें खरीदते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कंपनी से तो नहीं खरीदते ना, हम बीच में व्यापारी जो आते हैं उनसे खरीदते हैं, तो जो बीच में वो व्यापारी है ना, हम उन्हें मीडिएटर कहेंगे, ठीक है। Between these two conflicting groups, the role of the state would be hence be the third actor. इसकी वजह से बहुत ये जो दो conflicting group हैं, यानी कि इन दो ग्रुप्स की वजह से जो टकराव आते हैं, उसमें जो थर्ड एक्टर है वो है स्टेट, मीडिएटर का काम करता है इनके बीच में स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ड्यूडेलॉप्स बिलीव इन इंडियन स्टेट एज अ वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट। ड्यूडेलॉप्स जो थे ना, उनका ये मानना था कि जो इंडियन स्टेट है वो वीक भी है, वो स्ट्रॉन्ग भी है, यानी कि दोनों तरीके से है इंडियन स्टेट, राज्य जो है इंडियन के। इट्स स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ लार्ज बेसिक इंडस्ट्रीज, मिक्सड इकोनॉमी एक्सेट्रा। वो ये कहते हैं कि जो इंडियन स्टेट है ना, वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स मिक्स होते हैं, ठीक है। एंड वीक बिकॉज ऑफ कास्ट क्लासेस कन्फ्लिक्ट्स यानी कि टकराव, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कट्टरवाद, एंड कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता एक्सेट्रा। जो रिडलॉफ है उन्होंने वीक इस वजह से कहा है इंडियन स्टेट को, क्योंकि यहाँ पर कास्ट को लेके बहुत टकराव होते हैं, कई ऐसे टकराव हैं जो जाति को लेकर होते रहते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, यहाँ पर जो धर्म है वो बहुत कट्टरवाद है। कम्युनिज्म यानी कि जो सांप्रदायिकता है, मतलब जो भी सोशल इश्यूज हैं, उन सब की वजह से ड्यूडेलॉफ ने इंडियन स्टेट को वीक कहा था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्रिटिज्म, जो लिबरल अप्रोच है, इसके थोड़े आलोचना भी की गई है, क्रिटिज्म भी हैं। C.B. Bambari 1974 critic Rajni Kothari's approach for not including class character of the state, location and distribution of political power, the rule of imperialism and economic aspect, trade unions, big farmers and industrialists, etc. Imperialism का मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी कि जो भी साम्राज्य है, जो भी वहाँ पर मतलब राज्य है, उसमें
जो भी जितनी भी चीज़ें हैं आती हैं वो सब। तो जो सीपी बम्बारी हैं 1974 में, उन्होंने जो रजनी कोठारी ने जो अप्रोच के बारे में बोला था, तो उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने ये कहा है कि रजनी कोठारी ने उसमें क्लास करेक्टर्स ऑफ द स्टेट, मतलब उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि उन्होंने क्लासेस में डिवाइड नहीं किया है, यानी कि जो हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास है, इन चीज़ों को उन्होंने डिवाइड करते हुए नहीं बताया है। लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पावर है, जो शक्तियाँ हैं, जो भी पावर्स मिलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं है, यानी कि वो गलत जगह पर गलत टाइम पर यूज़ किया जाता है। द रोल ऑफ एम्पेरलिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, और जो साम्राज्यवाद है, एम्पेरलिज्म है वो, और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जो भी आर्थिक चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गया और बिग फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इन चीज़ों को रजनी कोठारी ने इंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने इस बारे में कुछ बात ही नहीं करी, किसानों के बारे में, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, इन सब के बारे में, और जो सामान, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो चीज़ें आती जाती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, मतलब इन चीज़ों के बारे में रजनी कोठारी ने कुछ भी नहीं कहा है, इसको लिंक ही नहीं किया उन्होंने इस अप्रोच से। ठीक है, नेक्स्ट है Gunnar Myrdal criticized the inability of state to enforce public policies to eradicate poverty and dubbed the institutional model of the Indian state as soft state. जो म्यर्दल है ना, उन्होंने इंडियन स्टेट को एक सॉफ्ट स्टेट कहा है, यानी कि उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला है कि जो इंडियन स्टेट है वहाँ पे एनफोर्स यानी कि लागू करना पब्लिक पॉलिसीज को, इरेडिक्ट यानी कि उन्मूलन, जो पब्लिक पॉलिसीज है ना उनको लागू करना और इरेडिक्ट यानी कि उनका पालन करवाना बहुत मुश्किल है, इनेबिलिटी है, मतलब वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं पाता है। पोवर्टी एंड डब्ड, डब यानी कि करार दिया, वहाँ पर जो गरीबी है, गरीब कह दिया उन्होंने इंडियन स्टेट को। तो उनका यही कहना था कि जो इंडियन स्टेट है ना वो बहुत सॉफ्ट स्टेट है, बहुत नाजुक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ये है कि अकॉर्डिंग टू मृत्याल, यानी कि इसके अकॉर्डिंग द इंडियन स्टेट वॉज सॉफ्ट, जो इंडियन स्टेट है वो बहुत सॉफ्ट है, नाजुक है, एज इट हैड नो पावर टू रेसिटिफाई, सुधारना, रेसिटिफाई यानी कि सुधारना, इंस्टीट्यूशन दैट स्टूड इन द वे ऑफ रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट। उनका ये कहना था कि जो इंडियन स्टेट है ना वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, उसमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट जो है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, उसे सुधार सके, उस और एक स्टैंड ले सके, उन्हें चेंज कर सके या उनका डेवलपमेंट कर सके, ये सारी चीज़ें है ही नहीं, उनका ये कहना था। Meridial's hard state would have been able to tackle Naxalism, which has gravely affected the nation. इनका ये कहना था कि हार्ड स्टेट वो स्टेट होती है जो टैकल यानी कि निपट सके नक्सलिज्म से, और ग्रेवली यानी कि गंभीर रूप से अफेक्टेड द नेशन, यानी कि नेशन को अफेक्ट हो इससे, तो इस चीज़ से वो निपट सके। उनका सिर्फ एक यही कहना था। अगर कोई उनसे ये पूछे कि हार्ड स्टेट का क्या है, तो हार्ड स्टेट उनका कहना था जो नक्सलिज्म से निपट सके, अपनी नेशन को बचा सके। अब हम करते हैं हमारी मार्क्सिस्ट अप्रोच। द क्रिएटर ऑफ मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी इज कॉल्ड कार्ल मार्क्स एंड हिज कलीग फ्रेडरिक एंजल्स। जो क्रिएटर, जो जन्मदाता यानी कि जिन्होंने बनाई है, इसको बनाने वाले, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी, मार्क्सवाद विचारधारा को बनाने वाले कार्ल मार्क्स और उनके कलीग यानी कि उनके सहयोगी हैं फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों ने मिलकर इस विचारधारा मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को बनाया। नेक्स्ट है हमारा द आइडियोलॉजी दैट दीज टू थिंकर्स पुट बिफोर द वर्ल्ड। जब इन्होंने इस आइडियोलॉजी, विचारधारा को दुनिया के सामने रखा तो वॉज कॉल्ड मार्क्सिज्म, इसे मार्क्सिज्म कहा गया। मार्क्सिज्म बिलीव्स इन इकोनॉमी एंड सोशल इक्वालिटी। जो मार्क्सिज्म है उसका बिलीव, उसका विश्वास किसमें था? इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, यानी कि जो सोशल चीज़ें हैं जितनी भी और इकोनॉमिक रिलेटेड हैं उसमें सबको इक्वालिटी मिले, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मार्क्सिज्म अप्रोच डिस्क्राइब द पार्टीशन रोल ऑफ द स्टेट एंड इन ऑनगोइंग क्लास स्ट्रगल बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द रूल। जो मार्क्सिज्म अप्रोच है वो डिस्क्राइब करती है, यानी कि उसमें ये चीज़ है कि पार्टीशन रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसका पार्टीशन, उसका डिवाइड करना, उसको इन द ऑनगोइंग क्लास स्ट्रगल। इसमें दिखाया गया है मार्क्सिस्ट अप्रोच में कि जो स्टेट है उसमें पार्टीशन करना, और जो रूलिंग क्लास है, क्लास यानी कि वर्ग, और रूल यानी कि शासित, शासन जो करते हैं, तो जो शासक वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है, उसका शासन करना है स्टेट पर, उसका रूल करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पॉलिटिकल थॉट ऑर्गेनेटेड एज एन इनएक्चुअल फॉर्म ऑफ अरिस्टोटल एंड प्लेटो, बोथ ऑफ दैम कंसीडर द स्टेट एसेंशियल फॉर सोसाइटी। जो पॉलिटिकल थॉट ऑर्गेनेटेड यानी कि उत्पन्न हुआ है, यानी कि आया है, इनएक्चुअल फॉर्म,
बौद्धिक रूप से, यानी कि इसे कोई ऐसा बनावटी नहीं है, ये आया ही है एक तरीके से माइंड से, ये पॉलिटिकल थॉट ये आया है किसके माइंड से, अरिस्टोटल एंड प्लेटो के माइंड से ये आया है कि जो स्टेट है ना वो बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई सोसाइटी है तो वो कहाँ, स्टेट में ही तो रहेगी ना, तो ये बहुत इसेंशियल चीज़ है, ये बताया है अरिस्टोटल एंड प्लेटो ने, उनके माइंड में ये थॉट आया, पॉलिटिकल थॉट। बट मार्क्सिस्ट डू नॉट कंसिडर द स्टेट ऑफ द स्टेट नेसेसरी, लेकिन जो मार्क्सिस्ट है ना उनका मानना ये नहीं है, उनका मानना ये नहीं है कि जो स्टेट है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आगे देखते हैं हम, द मार्क्सिस्ट व्यू सेज दैट द स्टेट गिव्स ऑल फैसिलिटीज टू द रूलिंग क्लास। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं देती हैं रूलिंग क्लास को, शासक वर्ग को, यानी कि जो भी वहाँ पे रहते हैं उनको। बट ऑल द रूलिंग क्लास रिसीव्स नथिंग, लेकिन उन तक कुछ पहुँचता ही नहीं है। सो दे अपोज द प्रेजेंस ऑफ द स्टेट, इसलिए वो इसको अपोज, इसके खिलाफ हैं, स्टेट के, राज्य के खिलाफ हैं वो। They oppose all capitalist ideas. Marxist thinker A.R. Desai has called India a capitalist state. ये जो सब है ना ये कैपिटलिस्ट आइडियाज हैं। मार्क्सिस्ट थिंकर A.R. देसाई, इन्होंने जो स्टेट है इंडिया हैज कॉल्ड इंडिया, इंडिया को कैपिटलिस्ट स्टेट कहा है। और जो हम कैपिटलिस्ट स्टेट कहेंगे, कैपिटलिस्ट स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर लोगों को कुछ भी अपना बिजनेस जैसे कि कर सकते हैं वो प्राइवेट, मतलब खुद फिर उससे रिगार्डिंग सब कुछ डिसीजन लेना, यानी कि जो कैपिटल गुड्स हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड खुद ही डिसीजन लेना, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होना। ठीक है। सीपी भामरी हैज सेड दैट द स्ट्रगल ऑफ द रूलिंग क्लास हैज वीकेंड द स्टेट। सीपी भामरी ये कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है, जो वहाँ के शासक वर्ग है, जो वहाँ पर रहते हैं, उनका जो भी स्ट्रगल करते हैं ना उसकी वजह से जो स्टेट है वो कमज़ोर है। यानी कि वो फिक्स तो है नहीं कि हाँ उनके पास ये काम है वो करेंगे, वो कुछ ना कुछ न्यू करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट है वो वीक है बहुत, क्योंकि रूलिंग क्लास बहुत स्ट्रगल करता है। नेक्स्ट है, हमजा आलवी हैज सेड दैट क्लास स्ट्रगल इज द मेन रीजन फॉर इंडियाज कॉलोनियल स्टेटस। हमजा आलवी हैं, उनका ये कहना है कि क्लास जो मतलब जो भी शासक वर्ग स्ट्रगल करता है वो मेन रीजन है इंडियाज का कॉलोनियल स्टेटस होने का। और कॉलोनियल स्टेटस वो होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने इंडियंस कॉलोनियल की बात करी है, तो यानी कि इंडिया में किसी का डोमिनेशन होना, यानी किसी का राज जो वहाँ पे करता है, जो वहाँ से फिर इंटरेस्ट वगैरह लेता है वो चीज़। ठीक है। नेक्स्ट है, पर्था चटर्जी सेज दैट द सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन अ कोलिएशन ऑफ मेजर क्लासेस व्हिच इंक्रीज द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास ओवर द स्टेट। कोलिएशन मतलब यहाँ पे क्या, यानी कि बहुत सारी, तो पर्था चटर्जी हैं वो ये कहती हैं कि इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से जो क्लासेस, जो वर्ग हैं, उसमें क्या इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज यानी कि बढ़ा है डोमिनेंस, राज यानी कि शासन बढ़ा है रूलिंग क्लासेस का स्टेट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, a Marxist understanding of the Indian state reflects the class character of the state, serving the major classes and using tremendous means to secure their social and economic structure when needed. जो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो, उससे ये समझा जाता है मार्क्सिस्ट से कि जो इंडियन स्टेट है वो रिफ्लेक्ट करते हैं क्लास कैरेक्टर को, शासक वर्ग के, जो भी राज्य में जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, और सर्व करता है मेजर क्लासेस को, यूजिंग ट्रेमेंडस यानी कि ज़बरदस्त उपयोग दिखाता है मेजर क्लासेस का, यानी कि जो भी शासक वर्ग है, जो भी लोग हैं वहाँ पर उनका, एंड मीन्स टू सिक्योर, और बचाता है, सिक्योर यानी कि सेफ रखता है सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा गांधीयन अप्रोच। इसके तो नेम से पता चल रहा है गांधीयन अप्रोच, यानी कि इसमें हम गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। गांधीयन अप्रोच डिनोट्स यूजिंग गांधीज्म टू एक्सप्लेन द सोशल रियलिटी और ट्रुथ एंड सजेस्ट वेज टू बिल्ड न्यू सोसाइटी। जो गांधीयन अप्रोच है उसमें ये देखा गया है कि जो गांधीज्म है उसमें एक्सप्लेन किया गया है सोशल रियलिटी को, यानी कि रियलिटी बताई गई है, सच्चाई बताई गई है, और कुछ सजेस्ट भी किया गया है न्यू सोसाइटी को बनाने के ऊपर, यानी कि जो भी हमारी पुरानी जो मतलब जो भी हमारी सोसाइटी है उसकी ट्रुथ, उसकी रियलिटी बताते हुए कुछ वेज बताए गए हैं जिससे न्यू सोसाइटी को बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गांधीयन अप्रोच बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ। जो गांधीयन अप्रोच है वो बेस्ड किस चीज़ पे है, ट्रुथ पर, सत्य पर, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पर, सत्याग्रह पर, स्वराज सर्वोदय पर, जस्टिफिकेशन न्यायोचित पर, ऑफ मीन्स टू अचीव गोल्स, इसका मतलब है कि जो गोल्स हैं उनको अचीव करना, एथिक्स मोरालिटी नैतिकता जो है लोगों की, और राम राज्य, इन सारी चीज़ों पर हमारी गांधीयन अप्रोच बेस्ड है। ठीक है।
नॉन वायलेंस इज मोर देन जस्ट अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस एंड हार्मिंग अदर्स, इट इज टू हार्म वन सेल्फ यानी कि खुद को, स्वयं को। जो नॉन वायलेंस है यानी कि अहिंसा, यानी कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे दूसरों को हार्म हो, दूसरे लोगों को हार्म हो, खुद को हार्म हो, इस चीज को अवॉइड करना। ठीक है, वॉयलेंस को यानी कि वॉयलेंस को जितना हो सके उतना अवॉइड करना, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को हार्म होता है, खुद को भी हार्म होता है, खुद को भी तकलीफ पहुंचती है। उसके बाद है हमारा स्वराज। स्वराज का जो मतलब है वो क्या है? लैक ऑफ फॉरेन रूल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना करना सेल्फ गवर्नमेंट की, और फॉरेन रूल्स को हटाते जाना। जैसा कि हमने गांधी जी के बारे में सुना ही है, उन्होंने किस तरीके से सत्याग्रह आंदोलन वगैरह किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बाहरी चीज़ें हैं उनको फेंको और घरेलू चीज़ों को, जो स्वराज्य में बनी हुई चीज़ें हैं उनको अपनाओ। तो ये उसी पे बेस्ड है कि उन्होंने ये कहा था सब कुछ इंडिया का ही हो, सेल्फ हो। ठीक है, फिर आता है हमारा द अल्टीमेट गोल विच गांधीज्म टेंड्स सीक टू अचीव इज एस्टैब्लिश स्वराज और सेल्फ कंट्रोल एंड दिस विल लीड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ राम राज्य। जो उनका एक गोल था, अल्टीमेट उनका सिर्फ एक ही गोल था, गांधीज्म टेंड्स का, टेंड्स यानी कि सिद्धांत, उनका ये गोल था कि स्टैब्लिश, स्थापना करना स्वराज की, सेल्फ कंट्रोल की, यानी कि सब कुछ खुद की और खुद के राज्यों की, मतलब सब कुछ ना अपना होना चाहिए, कुछ भी हमें बाहर से लेने की जरूरत ना पड़े, उस चीज की स्थापना करना, गठन यानी कि फॉर्मेशन करना राम राज्य का। अब हम राम राज्य देखते हैं क्या था। इन राम राज्य एंड आइडियल सोसाइटी पीपल सेल्फ रेगुलेट सेल्फ गवर्न थ्रू विलेज पंचायत विलेज रिपब्लिक। जो राम राज्य में था उसमें ये था कि जो सोसाइटी है बहुत आइडियल रहेगी, यानी कि सभ्य रहेगी हर चीज में, और जो लोग हैं वो सेल्फ रेगुलेट होंगे, खुद के काम खुद करें, और जो गवर्नमेंट है वो भी अपना अपनी चीजें करें, लोगों के लिए करें। और विलेज पंचायत यानी कि जो पंचायत होती है, मतलब जो भी हो ना वो खुद का हो, कुछ भी बाहर से अडॉप्ट ना किया गया हो, सारी चीजें सेल्फ रिलेटेड हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, पंचायत हो, और आज़ादी भी हो, सारी चीजें हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन गांधी वर्ड्स द गवर्नमेंट इज द बेस्ट दैट कैन इंटरफेयर विद गिविंग कंप्लीट फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ द पीपल। जो गांधी जी के वर्ड्स में अगर हम देखें तो उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है, वो इंटरफेयर तो करे लोगों के राइट्स में, हर चीज में इंटरफेयर तो करे, लेकिन लोगों को पूरी आजादी देते हुए, उनके राइट्स को पूरा ध्यान में रखते हुए इंटरफेयर करे। मतलब लोगों को उनकी पूरी बात रखने का अधिकार हो, हर चीज का अधिकार हो, उसके बाद ही गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। द स्टेट इज प्राइमरीली अ सिंबल ऑफ वायलेंस इन गांधीज आई। गांधी जी का जो दृष्टिकोण था, जो उनका देखने का नजरिया था, उनके हिसाब से जो स्टेट था, जो राज्य था, वो एक प्रॉपर सिंबल था वायलेंस का, मतलब हिंसा तो थी ही थी, वायलेंस था उनके हिसाब से। फिर आता है हमारा, गांधीज आइडिया ऑफ द स्टेट डेवलप आफ्टर बीइंग अ विक्टिम ऑफ एपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। जो गांधी जी थे उनका आइडिया ये था कि जो स्टेट है ना उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन विक्टिम यानी कि शिकार, एपार्थाइड मतलब कि रंग भेद नीति जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी, ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज स्टेट में होगी, रंग भेद नीति होगी, इसका शिकार स्टेट को नहीं बनना है, उनका ये कहना था, जैसा कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। Gandhi has opposed the Western model of the state because he believes that greater power of the state means more violence. गांधी जी जो थे वो विरोध करते थे, अपोज यानी कि विरोध करना, उसके अगेंस्ट थे किस चीज के? वेस्टर्न मॉडल के। वो उसके अगेंस्ट थे क्योंकि उनका मानना ये था, वो बिलीव करते थे कि जो पावर है ना स्टेट की, अगर ऐसा होगा तो हिंसा और बढ़ेगी, वायलेंस और होगा। अगर वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न मॉडल इंडिया में आएगा, स्टेट्स में आएगा, तो वायलेंस और बढ़ता जाएगा। ठीक है, गांधी सेज दैट द नेचर ऑफ स्टेट हैज बीन वायलेंस और कॉर्सन। गांधी ये कहते थे कि जो स्टेट का जो नेचर है ना, स्टेट का जो राज्य में है चीजें, वो पूरी हिंसात्मक रूप से, पूरी वायलेंस है वहां पर, और जबरदस्ती है हर चीज में, मतलब लोगों को करना ही पड़ता है, फ्रीडम नहीं है, जबरदस्ती है वहां पे, कॉर्सियन है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आता है कि वाई एज गांधी अपोज्ड वायलेंस सो मच। जो गांधी हैं वो विरोध क्यों करते थे वायलेंस का, हिंसा का वो विरोध क्यों करते थे? तो अकॉर्डिंग टू गांधी द स्टेट इज अपोज टू इंडिविजुअलिज्म। जो गांधी जी थे उनके हिसाब से जो स्टेट थी वो विरोधी थी इंडिविजुअलिज्म की, मतलब वो सिंगल किसी भी पर्सन का विरोध करती थी स्टेट, राज्य। इंडिविजुअलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ प्रोग्रेस, पर वो ये कहते थे जो इंडिविजुअलिज्म है, जो पर्सन है, वो जड़ है प्रोग्रेस का। अगर उसको सारे राइट्स, हर चीज मिलेगी तभी प्रोग्रेस होगी, नहीं तो नहीं होगी।
नेक्स्ट है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया अडॉप्टेड सम फीचर ऑफ गांधीयन स्टेट। आज़ादी के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने कुछ फीचर्स लिए गांधी जी से। उनकी जो स्टेट थी उससे कई फीचर्स लिए, जैसे कि एग्लिटेरियन सोसाइटी, समतावादी समाज, यानी कि सब कुछ सबके लिए इक्वालिटी हो। द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड, मतलब यानी कि जो अस्पृश्यता का खात्मा हो, यानी कि हर चीज़, मतलब पहले के टाइम में तो छुआछूत बहुत मानते थे ना, तो उनका ये कहना था ये सब कुछ ना हो, इस सब कुछ अबॉलिशन यानी कि खात्मा कर दिया जाए इन सब चीज़ों का। स्पेशल अटेंशन टू द वीक, कमज़ोरों पर विशेष ध्यान, जो कमज़ोर जो गरीब वर्ग है, गरीब लोग हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ही वॉन्टेड टू डिसेंट्रलाइज पावर, वो चाहते थे डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण, यानी वो ये चाहते थे कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, वो सबके हाथ में रहे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज रीजन वाई गांधी सपोर्टेड दैट पंचायती राज सिस्टम बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। यही रीजन था कि जो गांधी जी थे वो सपोर्ट करते थे पंचायती सिस्टम को, क्योंकि उनका ये कहना था कि डेमोक्रेसी लाना डायरेक्ट इंडिया जैसी कंट्री में बहुत मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम से डेमोक्रेसी आ जाए, इस वजह से वो पंचायती सिस्टम को बहुत सपोर्ट करते थे। One of the most influential political scientists who has used Gandhian approach to the Indian politics in is Rajni Kothari. This is reflected in his academic and popular writings since the 1970। बहुत ही इन्फ्लुएंट यानी कि प्रभावशाली पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने गांधी जी की जो अप्रोच है, गांधीयन अप्रोच है, वो इंडियन पॉलिटिक्स में लेकर आए, वो थे रजनी कोठारी। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि जो उनकी जो राइटिंग्स है ना, पॉपुलर राइटिंग्स, उसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो उन्होंने 1970 से लिखी थी। तो गाइज ये वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है, हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमें हमारी सोशल साइट्स पर फॉलो करके हमें वहाँ हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन